नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख तटीय राज्य। आज हम भारत के प्रमुख तटीय राज्यों के बारे में, प्रमुख तटों के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा टॉपिक। चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमारा जो भारत है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा है। देखिए, हमारे पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर है। ठीक है, अब हम तटीय राज्यों की बात कर लेते हैं। तो भारत में तटीय राज्यों की संख्या है 9। 4 राज्य पूर्वी तट पर स्थित है और 5 राज्य पश्चिमी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर कौन कौन से राज्य स्थित है दोस्तों? देखिए, पूर्वी तट पर है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और पश्चिमी तट पर है केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और गुजरात। ये हो गए हमारे टोटल 9 तटीय राज्य। इसमें गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों में आता है। कैसे दोस्तों? देखिए, तमिलनाडु वैसे तो पूर्वी तट में ही आता है, ये देखिए, लेकिन इसका थोड़ा सा एरिया आप मैप में देख सकते हैं पश्चिमी तट में भी आता है। इसलिए तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य हुआ जो पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट दोनों में आता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, इसमें से एक नाम तमिलनाडु का होगा, बाकी अदर होगा। और लिखिएगा कि इन तटीय राज्यों में वो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा पूर्वी तट में भी लगती है और पश्चिमी तट में भी लगती है। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु। क्या होगा? तमिलनाडु। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब अगर हम पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य किसका है दोस्तों? गुजरात है। ठीक है, और गुजरात की तटरेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर। अब पश्चिमी तट में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैप में बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, बहुत थोड़ा सा एरिया है गोवा का। तो सबसे कम तटरेखा वाला राज्य है गोवा, और इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है दोस्तों? 101 किलोमीटर। ठीक है, अब हम पूर्वी तट की बात कर लेते हैं। तो पूर्वी तट में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। देखिए कितना बड़ा एरिया है इसका, आंध्र प्रदेश। इसकी तटरेखा की लंबाई है करीब 970 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्वी तट में सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है दोस्तों वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की तटरेखा की लंबाई है कितनी? 374 किलोमीटर, 374 किलोमीटर। ये सब आपको याद रखने हैं, ये एग्जाम में कई बार तटरेखा की लंबाई, सबसे लंबी तटरेखा कौन से, ये सब पूछ लिए जाते हैं। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अब हम भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, भारत की जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमारा भारत हो गया। तो भारत में जितनी भी तट रेखाएं हैं, तो भारत की मुख्य भूमि की तट रेखाओं की लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, हमने ये मुख्य भूमि की बात कर ली। बाकी यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है हमारे लक्षद्वीप, ये सब भी आइलैंड है और ये सब भारत के अंडर ही आते हैं। तो अगर हम द्वीपों को शामिल कर लें तो द्वीपों को शामिल करने पर भारत की कुल तटीय लंबाई कितनी होगी? 7516.6 किलोमीटर। और ये जो 7516.6 किलोमीटर का जो एरिया है, जो तट रेखा है, ये भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को टच करते हुए गुजरती है। ठीक है, 7516 किलोमीटर का जो ये तटीय लंबाई है, ये भारत के करीब 4 केंद्र शासित प्रदेश और 9 राज्यों को टच करते हुए गुजरती है, ये आपको याद रखना है। हमने जलीय सीमा की बात कर ली, अब हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। तो देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, और यह 15,200 किलोमीटर की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है, यह टोटल 17 राज्य और 92 जिलों को टच करते हुए गुजरती है। कितने जिलों को? 92 जिलों को। ठीक है, चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने राज्यों की बात कर ली, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा की बात कर ली, अब हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों। देखिए, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? अंडमान निकोबार। और सबसे कम तटरेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है? दमन और दीव। दमन द्वीप कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पास स्थित है, और अंडमान निकोबार तो आपको पता है आइलैंड के पास है। ये देखिए, मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये है हमारा अंडमान निकोबार, ये है हमारा अंडमान निकोबार। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, भारत में 5 ऐसे भी राज्य हैं जो ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही तटरेखा से लगते हैं। मतलब ना तो किसी तटरेखा को स्पर्श करते हैं, ना तो इनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ठीक है, लेकिन दोस्तों,
गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय राज्य भी हैं। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। चलिए, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं दोस्तों जो अन्य देशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। इनके बारे में मैं आपको एक नया वीडियो लेके आऊँगी, उसमें विस्तार से पढ़ाऊँगी कि भारत के कौन कौन से राज्य कौन कौन से देश के साथ सीमा शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, चलिए, भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी है दोस्तों? सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश की। कितनी है? 4096 किलोमीटर के करीब। ठीक है, और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ है दोस्तों? अफगानिस्तान के साथ। कितनी है? 106 किलोमीटर के करीब। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम भारत के प्रमुख तटों के बारे में जान लेते हैं कि भारत में कितने तट हैं और कहाँ से कहाँ तक कौन सा तट लगेगा, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए, गुजरात से लेके जो दमन तक की एरिया है उसको हम कहते हैं काठियावाड़ तट। ठीक है, और फिर दमन से लेके गोवा तक की एरिया को कहते हैं कोंकण तट। ठीक है, और फिर गोवा से लेके कर्नाटका तक के एरिया को कहा जाता है कन्नड़ तट या कुनार तट। ठीक है, क्या कहा जाता है? कन्नड़ तट या कुनार तट। और कर्नाटका से लेके केरल तक के यहाँ नीचे तक के एरिया को कहा जाता है मालाबार तट। किसे मालाबार तट किसे कहते हैं? कर्नाटक से लेके नीचे तक के एरिया को कहा जाता है मालाबार तट। कर्नाटक से लेके केरल तक के एरिया को कहा जाता है मालाबार तट। ये हमने पश्चिमी तट की बात कर ली। अब हम पूर्वी तट की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पूर्वी तट में तमिलनाडु से लेकर यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बहती है और यहाँ पे कृष्णा नदी का मुहाना है। तो तमिलनाडु से लेके कृष्णा नदी के मुहाने तक को इस एरिया को कहा जाता है कोरोमंडल तट। ठीक है, और यहाँ से लेके पूरा ये पश्चिम बंगाल इस पूरे एरिया को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट रॉयल सीमा के नाम से ये पूरा एरिया जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा उड़ीसा है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तक के तट को उत्कल तट या कलिंग तट भी कहा जाता है। ठीक है, और कभी कभी पश्चिम बंगाल को बंग तट या दीघा तट के भी नाम से जाना जाता है। चलिए, हमने तटों के बारे में पढ़ लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जो हमारी जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान की जो नदियां हैं ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती हैं? डेल्टा का। और जो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियां हैं ये ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। अब ज्वारनदमुख क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, इससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियों का विस्तार है वो पश्चिमी तटीय मैदान की नदियों की तुलना में काफ़ी बड़ा है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान की नदियों का विस्तार पश्चिमी तटीय मैदान की नदियों की तुलना में काफ़ी बड़ा है और ये कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि पूर्वी तटीय क्षेत्र में आपको ज़्यादा जनसंख्या देखने को मिलेगी पश्चिमी तटीय क्षेत्र की तुलना में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब मैं आपको डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होता है इसके बारे में बताती हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई नदी है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए समुद्र है और ये कोई नदी बहकर आ रही, इस नदी को अपना जल समुद्र में गिराना है तो ये डायरेक्ट न जाके कई नदियों में ऐसे ऐसे टूट जाती है। कई नदियों में देखिए ये नदी बहते हुए आई और ये समुद्र है, यहाँ जल गिराना है तो ये डायरेक्ट न जाके कई नदियों में टूट जाती और इन नदियों के कोई नाम नहीं होते, बस ये टूट जाती हैं और उसके बाद अपना जल समुद्र में गिराती है। मतलब नदी डायरेक्टली अपना जल समुद्र में नहीं गिरा रही, कई नदियों में टूट कर गिरा रही। तो यहाँ पर एक जाल टाइप का बन जाएगा, इसे हम कहते हैं डेल्टा। ये हो रहा है डेल्टा का निर्माण। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है डेल्टा का? गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, चलिए, अब हम एस्चुरी क्या होता है यह जान लेते हैं, यानी ज्वारनदमुख क्या होता है। देखिए, जैसे कि कोई नदी है, ये बहते हुए आ रही है और यहाँ पे समुद्र है, यहाँ पे इसको अपना जल गिराना है, पर यहाँ पे ये नदियों में टूट के अपना जल नहीं गिरा रही, ये डायरेक्ट जाके गिरा रही है और जल गिराने से पहले यहाँ पे एक ऐसा आधे बंद खारे पानी का मुहाना टाइप का बन जाएगा। यहाँ पर नदी बहते हुए जाएगी, यहाँ पे अपना इसका जल आधे बंद टाइप के मुहाने में जाएगा और फिर ये समुद्र में जाकर गिर जाएगी। मतलब ये कई नदियों में टूट के अपना जल नहीं गिरा रही, सीधे तरीके से कह सकते हैं कि ये नदी बहते हुए डायरेक्ट समुद्र में आकर जल गिरा रही है। इसे हम कहते हैं, यहाँ पे जो निर्माण हो रहा है इसे हम कहते हैं एस्चुरी। ये देखिए, ये क्या है हमारा एस्चुरी, ज्वारनदमुख। ठीक है, और एस्चुरी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नर्मदा और ताप्ती।
ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए जो पूर्वी तटीय मैदान की जो देखिए दोस्तों, जो पूर्वी तटीय मैदान की जो पर्वत श्रृंखला होती है उसको महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। और जो पश्चिमी तटीय मैदान की पर्वत श्रृंखला होती है उसको सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान की पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी तटीय मैदान की पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान मिलती है, यहाँ पर जहाँ पे पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान मिलता है, यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं। जहाँ पर इनका संयोग होता है यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। ये एक गांठ के रूप में है और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। क्या है सबसे ऊंची चोटी? डोडा बेटा। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या है वो होगा आपका आंसर दोस्तों? डोडा बेटा। ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियों की रानी के नाम से भी जाना जाता है और इन्हीं पहाड़ियों में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है ऊटी, जो बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। देखिए पश्चिमी तट में महाराष्ट्र में कलसुबाई चोटी स्थित है। ठीक है। कलसुबाई चोटी कहाँ स्थित है दोस्तों? पश्चिमी तट महाराष्ट्र में। और पूर्वी तट उड़ीसा में महेंद्रगिरी चोटी स्थित है। कौन सी चोटी स्थित है दोस्तों? महेंद्रगिरी चोटी। ये सब कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि कलसुबाई चोटी कहाँ स्थित है, महेंद्रगिरी चोटी कहाँ स्थित है, इसलिए आपको इनको याद रखना है। चलिए दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अब हम भूगोल के एक नए वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।